हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो का जो कंटेंट हम आपके लिए लेकर आए हैं वह यूनिट है आपकी 6। आपको पता है कि 6 यूनिट में आपके 2 टॉपिक हैं। एक तो आपका अर्थव्यवस्था से संबंधित है और दूसरा आपका जो है संविधान से संबंधित है। जो हमारे देश का संविधान है वहाँ से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। अर्थव्यवस्था से संबंधित मैं आपको जो है वीडियो प्रोवाइड करा चुकी हूँ, लेकिन हमारा जो 6 यूनिट में एक टॉपिक भारतीय संविधान है उसके क्वेश्चन सभी रह गए थे। तो आज का जो कंटेंट है 102 क्वेश्चंस आपके बनेंगे इसमें। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। 102 क्वेश्चंस आपको 2 पार्ट में मिलेंगे। आपको 51 और 51 2 पार्ट में ये मिलेंगे। सारे ही क्वेश्चन जो 102 हैं इम्पोर्टेंट है। पूरी वीडियो ज़रूर देखना और जो है हिंदी मिरर के साथ बने रहना। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न क्या जाता है। आपकी बार जो है इंग्लिश के लिए भी बोल रहे थे कि मैडम इंग्लिश वर्जन भी लेकर आइए, तो थोड़ा इंग्लिश वर्जन के भी आपके क्वेश्चंस हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। चलिए हम देखते हैं हिंदी वाला क्या क्वेश्चन है आपका। लोकसभा के संबंध में राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्राप्त है। बैठक बुलाना, अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना या फिर सत्रावसान या फिर भंग करना। तो देख लीजिए सारे ऑप्शन आपके सामने हैं। हमें यहाँ पर कूट जो है चयन करना है, कौन सा इसमें सही जाएगा। 1 4 1 2 3 1 3 4 या फिर 1 2 3 4। तो दोस्तों देख लीजिए चारों क्वेश्चन आपके सामने हैं और चारों के कूट भी आपके सामने हैं। तो आंसर आप सोच लीजिए कौन सा जाएगा। अगर आप इसमें सोच रहे हैं C 1 3 4, तो ये तीनों ऑप्शन जो हैं राष्ट्रपति के पास होते हैं, यानी कि उनकी शक्ति प्राप्त होती है। किस किस की। बैठक बुलाना, सत्रावसान करना या फिर भंग करना। ये शक्तियाँ किसके पास होती हैं। राष्ट्रपति के पास। देख लेते हैं इसकी पूरी डिटेल यहाँ पर है, इसको आप चेक कर सकते हैं। आज आपकी वीडियो बहुत ही यूनिक है क्योंकि आपको आंसर के साथ साथ यहाँ पर थोड़ी और अधिक जानकारी इनमें मिलेगी जो यहाँ पर ये दिए गए हैं बॉक्स में इनके आंसर। अब देखिए हमें आंसर पता चल गया किसी है। राष्ट्रपति की लोकसभा की बैठक बुलाना ये हमें पता चल गया। सत्रावसान ये पता चल गया। विघटन करने का अधिकार ये भी पता चल गया। यहाँ तक तो हमारा आंसर था, लेकिन उससे आगे की जानकारी देखिए कितनी अच्छी है। इसमें अनुच्छेद 85(2) ख के तहत राष्ट्रपति को अधिकार प्राप्त होता है कि लोकसभा की बैठक को अनिश्चित काल के स्थगित करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को है। चलिए आगे चलते हैं। जो आपका प्रश्न में जो ऑप्शन भी नहीं है आंसर के लिए, तो उसके भी बारे में यहाँ जानकारी आपको मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 2। निम्नलिखित में से कौन भ्रष्टाचार शब्द की परिधि में आता है। सरकारी पद का दुरुपयोग, नियम कानून और मानकों से विचलन, जब कार्यवाही आवश्यक हो तो कार्यवाही न करना, लोक संपत्ति को नुकसान। अब देख लेते हैं इसमें भ्रष्टाचार की परिधि में क्या क्या आएगा। अब देख लीजिए यहाँ पर कूट क्या है। पहले 1 या केवल 1 2 या 1 2 4 या 1 2 3 4 या फिर सभी। तो देखते हैं हम अपने हिसाब से भी प्रश्नों को थोड़ा सोचते हैं कि आंसर जा सकता है। तो आपका जो इसमें आंसर जाएगा ये भ्रष्टाचार की परिधि में। अब भाई सरकार का अगर पद का दुरुपयोग करेंगे ये भी भ्रष्टाचार ही है। नियम कानून और मानकों को आप तोड़ते हैं, विचलन करते हैं, तो ये भी है। जब कार्यवाही आवश्यक और कार्यवाही न करी जाए तो वह भी भ्रष्टाचार है। और लोक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना ये भी भ्रष्टाचार की श्रेणी में ही आता है। तो हम अगर प्रश्न का आंसर ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में आंसर क्लिक कर ही जाता है। चलिए देखते हैं इसके सारे ऑप्शन। भ्रष्टाचार शब्द की परिधि में सभी कृत्य आते हैं जिन्हें करने पर किसी न किसी प्रकार से जनता को सरकार द्वारा प्राप्त सुविधाएं, अधिकारियों को सरकारी पद पर आसीन व्यक्ति द्वारा चोट पहुंचाई जाती है। और ऐसा तब होता है जब व्यक्ति अपने सरकारी पद का दुरुपयोग करके स्वयं अपना लाभ करना चाहता है और कार्य आवश्यक होने पर कार्य नहीं करता तथा नियमों, कानूनों और मानकों के विचलन द्वारा किसी कार्य को करता है या फिर करवाता है। तो ये सभी ये भ्रष्टाचार में ही आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपके थर्ड क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाएं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के अधीन डिग्री देने या प्रदान करने के लिए सक्षम है। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करके। अगर नेट की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर आप इसका पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ भी ये प्रश्न बन सकता है और ये एग्जाम में मोस्टली आता भी है। संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय, विधानमंडल के अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय, भाषाई अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय संस्था, विश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्था। अब यहाँ पर हमारे पास चारों ऑप्शन हैं, नीचे कूट हैं, बताने हैं यहाँ पर कि कौन सा आंसर इसमें सही जा सकता है।
तो अगर आप आंसर सोच रहे हैं इसका आपका थर्ड का सी, तो बिल्कुल सही है। 1, 2 और 4। अब हमें देखना है तीसरा इसमें नहीं है, जो 1956 के अधीन डिग्री देने प्रदान करने के लिए सक्षम है। तो क्या है? संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय, और आपका जो है विधानमंडल के अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय, और आपका फोर्थ विश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्था, ये नहीं आता है। अब आते हैं फोर्थ पर, आपके क्वेश्चन पर। यहाँ इसकी डिटेल है, आप इसको चेक कर सकते हैं, या इसको पॉज कर लीजिए थोड़ा सा वीडियो को, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विपक्ष का नेता उन समितियों का एक सदस्य होता है जो चयन करती है केंद्रीय सूचना आयुक्त, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का, या फिर राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष का। विपक्ष का नेता उन समितियों का एक सदस्य होता है। चलिए कूट देखते हैं क्या क्या दिए गए हैं। यहाँ पर दिए गए हैं 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, एक केवल 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, या फिर 1, 2, 4। तो बताइए इसका आंसर आप क्या सोच रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं 1, 2, 3, तो बिल्कुल सही। केंद्रीय सूचना आयुक्त का, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष का, ये तीनों आपके ऑप्शन इसमें सही जा रहे हैं। यहाँ इसका डिटेल है, इसको आप चेक कर लीजिए। अगर मैं डिटेल पढ़ूंगी तो फिर काफ़ी लंबी वीडियो चली जाएगी, और आपका भी कहते हैं यहाँ पर कमेंट आते हैं कि टाइम कम है हमारे पास, और बहुत मतलब लैंग्वेज जैसे बोलते हैं, बहुत ही रूडली लैंग्वेज यूज करते हैं। तो थोड़ा उस चीज़ का रफली लैंग्वेज ना यूज करें, जब कमेंट करें तो थोड़ा सही आप लैंग्वेज का यूज करें तो अच्छा लगेगा। हम मेहनत करते हैं आपके लिए, यहाँ पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कर रहे हैं, नहीं तो आप और चैनल पर देखिए, वहाँ आपको पैसे भी वेस्ट करने होते हैं। और इतना अच्छा शायद मुझे लगता है वो सिर्फ पैसे के लिए, एक कमाने के लिए वहाँ पर बैठे हैं। मैं यहाँ पर बैठी हूँ कि मेरे साथ साथ हमारे सभी साथियों का अच्छा पेपर जाए, है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो थोड़ा अपना कमेंट में लैंग्वेज का थोड़ा कि रफ लैंग्वेज ना हो, अच्छे लैंग्वेज में आप, अच्छे शब्दों में जिसको कहते हैं। हम एक प्रोफेसर हैं, और अभी भी हम एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और आगे भी हम बनेंगे। तो अगर हम इस तरह की रफली लैंग्वेज शब्दों का यूज करेंगे तो हम बच्चों को क्या बता पाएंगे। तो ध्यान रखें इस चीज़ का। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से मूल मौलिक कर्तव्य हैं? राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार, माता पिता द्वारा अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थलों की सुरक्षा करना। यहाँ पर भी कूट है, चेक कर सकते हैं हम कूट को, इनको 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 3, 4, या 1, 2, 3, 4। तो प्रश्न को देखते हैं पहले क्या जा रहा है। प्रश्न आपको मैंने समझा दिया कि मौलिक कर्तव्य हैं, और ये काफ़ी अच्छे से आपको ये चीज़ें समझाई गई हैं। मौलिक कर्तव्य और आपके मौलिक अधिकार, कर्तव्यों के साथ साथ आपको अधिकार भी मिलते हैं। तो इनमें से कौन सा सही जा सकता है आंसर? जल्दी से सोच लीजिए आंसर, फिर हम आपको बताते हैं। अगर आप इसमें आंसर सोच रहे हैं मौलिक कर्तव्य में ए 1, 2, 3, तो बिल्कुल सही जा रहे हैं। चलिए चेक करते हैं कौन कौन से हैं। यहाँ पर देख लीजिए, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार, माता पिता द्वारा अपने बच्चों की शिक्षा के अवसर प्रदान करना। ठीक है, तो आपका इसमें 1, 2, 3 सही जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्नों पर। आपके यहाँ पर इसका डिटेल है। विकल्प में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थलों की सुरक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं है, जबकि राष्ट्रीय का ध्वज, ये अनुच्छेद भी यहाँ पर दे दिए गए, ये वाला इस अनुच्छेद में है और ये वाला इस वाले अनुच्छेद में है। तो इस तरह से प्रश्न इतना डीपली भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए आगे आते हैं। प्रश्न नंबर आपका 6 देखते हैं। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC को निम्नलिखित में से किसने असंवैधानिक घोषित किया? भारत के उच्चतम न्यायालय ने, उच्च न्यायालय ने, या फिर उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों ने, या भारत के राष्ट्रपति ने? तो आंसर अगर आप 6 का सोच रहे हैं ए भारत के उच्चतम न्यायालय ने, तो बिल्कुल सही है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ डिटेल है, इसको आप चेक कर सकते हैं, पोस्ट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राज्याध्यक्ष, शासन अध्यक्ष दोनों, संसद सर्वोच्च है, उच्चतम न्यायालय संविधान का संरक्षक है, राजनीति के निर्देशक सिद्धांतवाद योग्य हैं। इसमें से सही कूट का हमें चयन करना है। 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4। अब मैं ना सीधा सीधा आंसर बता देती हूँ, क्योंकि क्या है कि 10 मिनट की वीडियो बन चुकी है, बहुत लेंथी वीडियो चली जाएगी।
टाइम की कमी आपके पास बहुत है, पेपर जल्दी आने वाला है, तो थोड़ा प्रश्नों को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। हम जो ऑप्शन बता देते हैं आपको, कहीं पूरा ही पढ़ के बता देंगे, तो इसका आंसर आप देख लीजिए। इसका आंसर जाएगा आपका डी, केवल 3 कथन सही है। तो इसमें आपका केवल 3 सही है। राज्य के उच्चतम न्यायालय और संविधान का संरक्षक है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसमें केवल 3 सही जा रहा है। यहाँ इसकी डिटेल है, आप इसको चेक कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? यहाँ पर भी इसी तरह का क्वेश्चन बन रहा है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसे केवल राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ही भंग किया जा सकता है। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं, आपको पता है कि इसको तो बिल्कुल भी हम नहीं ले सकते। राज्यसभा के राज्यों के स्थानीय हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, क्योंकि ये कभी भंग नहीं होती है। चलिए आगे चलते हैं। आगे, राज्यसभा के सदस्य को प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य के निर्देशों के अनुसार मतदान करना बाध्यकारी नहीं है। राज्यसभा में किसी भी केंद्र शासित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं है। तो आपको देखना है कौन सा कूट आपका सही जा रहा है। इसमें कौन एक वन तो मैंने आपका कर दिया कि नहीं जाएगा, और ये भी इसमें भी वन है, तो ये तो नहीं जाएगा। इसका मतलब बी और सी में से आपका आंसर बनेगा। अगर आप सोच रहे हैं बी, तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ इसकी डिटेल है, इसको चेक करते हैं। देखो इन्होंने यहाँ बता भी दिया कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता, तो वन तो नहीं जा रहा ना। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न पर आपके, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा के परिणामतः निम्नलिखित में से कौन सी तात्कालिक रूप में अनिवार्य नहीं है? राष्ट्रपति शासन की जब घोषणा होती है तो उसमें से कौन सी तात्कालिक रूप में अनिवार्य नहीं होती है या होता है? राज्य विधानसभा को भंग किया जाना, राज्य में मंत्रिमंडल की बर्खास्तगी करना, या फिर राज्य प्रशासन को केंद्र सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में लेना, या फिर नए मुख्य सचिव की नियुक्ति करना। तो यहाँ पर 4 हैं जो राष्ट्रपति जब करते हैं तो उस वक्त नहीं होता है ये। तो आंसर देख लीजिए, 1 4 1 2 3 1 2 3 4, या फिर 2 और 3। तो प्रश्न को सोच लीजिए जल्दी से, क्या आप इसका आंसर सोचना चाहेंगे? है ना, जल्दी देख लीजिए। नए मुख्य सचिव की नियुक्ति करना, ये सब इसमें आपको देखना है। तो अगर आपका इसका सोच रहे हो 1 और 4, तो बिल्कुल सही है। क्या पूछा गया था कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा के परिणाम जब होते हैं तो उसका तात्कालिक रूप अनिवार्य नहीं होता है। तो उसमें आपका 1 और 4 नहीं, नए मुख्य सचिव की नियुक्ति करना, राज्य विधानसभा को भंग किया जाना, ये नहीं होते हैं। यहाँ डिटेल है, इसको आप चेक कर सकते हैं क्यों नहीं होते हैं ये। यहाँ पर पूरा डिटेल है। बहुत अच्छे प्रश्न हैं, सारे ही प्रश्न अच्छे जाने वाले हैं। तो बने रहिए हिंदी मिनट के साथ, और पसंद आ रही है तो साथ के साथ लाइक प्लस एस करते रहिए। पता है ना, लाइक करना है, शेयर करना है। किनके लिए? हमारे नहीं, अपने लिए नहीं, हम जैसे दोस्तों के लिए, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे संसद स्वीकृत प्रस्ताव राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है? उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, राज्य का राज्यपाल, मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ठीक है, तो प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से इसका आंसर सोच के रखिए। निम्नलिखित में से किसे संसद के स्वीकृत प्रस्ताव के द्वारा राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है? तो इसमें आंसर आपका जा रहा है बी, राज्य का राज्यपाल। चेक करते हैं कैसे। यहाँ डिटेल है कैसे उसको हम हटा सकते हैं। यहाँ पर पूरी राज्यपाल के बारे में जानकारी है, अच्छे से इसे पढ़िए, क्योंकि राज्यपाल से संबंधित प्रश्न 100% बनता है हमेशा। किसी भी कंपटीशन में आप जाइए, राज्यपाल से संबंधित आपने भी फेस किए होंगे, हमने भी किए हैं, तो राज्यपाल से संबंधित प्रश्न पूछा ही जाता है। चलिए आगे आते हैं। संसद का सत्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा आहूत का मतलब बुलाया जाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा का स्पीकर, या फिर लोकसभा का स्पीकर व राज्यसभा का सभापति। तो जो संसद का सत्र होता है वह आहूत किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा होता है, शुरुआत जिसको बोलते हैं। यहाँ पर देख लीजिए। आगे आते हैं प्रश्न नंबर 12। क्या है देखते हैं। प्रश्न ये भी अच्छा है। भारत में सिविल सर्विस दिवस मनाया जाता है 21 अप्रैल, 24 अप्रैल, 21 जून, 7 जुलाई। तो 12 का अगर आंसर सोच लिया है आपने ए 21 अप्रैल, तो बिल्कुल सही। तारीखों से संबंध भी से आप जितने भी हैं उनको भी याद करिए। आगे आते हैं। आपके संसद के दोनों सत्रों के बीच अंतराल निम्नलिखित में से किससे अधिक नहीं होना चाहिए? बिल्कुल सही। बहुत इजी प्रश्न है, कई बार आप इसको पढ़ चुके हैं, तो इसमें कोई देखने वाली और सोचने वाली बात ही नहीं है। चलिए आगे आते हैं।
मौलिक अधिकार के रूप में निजता का अधिकार में से किसमें अंतर्निहित है? स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो मौलिक अधिकारों में जो आप नहीं लेंगे किसमें अंतर्निहित है? तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार में। ठीक है, इसमें कहा है इसने प्रश्न में कि मौलिक अधिकार के रूप में निजता का अधिकार किसमें अंतर्निहित है, किसके अंतर्गत आता है? तो आप प्रश्न में यहाँ पर डिटेल है, इसको चेक करिए, पोस्ट कर लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सुशासन के साधन है? सामाजिक लेखा परीक्षा, शक्तियों का विभाजन, नागरिक चार्टर, सूचना का अधिकार। तो कौन सुशासन के साधन है देखना चाहिए आपको। सुशासन से भी क्वेश्चंस बनता है आपका। तो इसमें आपके जो जाएंगे 1, 3, 4, यानी कि पहला सामाजिक लेखा परीक्षा और नागरिक चार्टर और सूचना का अधिकार, ये सुशासन के साधन हैं। शक्तियों का विभाजन उसमें नहीं आएगा, ये आंसर जाएगा। यहाँ पर डिटेल है, इसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं आपके। राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? हाँ, एक चीज़ और पूछ रहे थे स्टूडेंट कि मैडम बुक कौन सी है, बुक का नाम बता दीजिए। तो मेरी कोई एक पर्टिकुलर बुक नहीं है, बुक का भंडार है। तो जहाँ से मुझे जो प्रश्न अच्छे लगते हैं मैं वहीं से वो उठा लेती हूँ। हाँ, अगर आप कहेंगे कि सारी बुक के 10-12 बुक है तो उनमें से अगर 10 के 10 के आपको नाम चाहिए तो मैं दे देती हूँ। तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए परचेज करना भी। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ और अच्छे से यहीं से आप तैयारी करते रहिए। बाकी आप गूगल से भी पढ़ सकते हैं, वहाँ भी काफ़ी अच्छा कंटेंट मिल जाता है। जो वहाँ आप सेटिस्फाई नहीं होते तो हिंदी मिरर से पढ़ते रहिए आप। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे प्रश्न। उसे वही शक्तियाँ प्राप्त है जो लोकसभा को यह मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकती है या धन विधेयक को संशोधित कर सकती है। इसे आपातकालीन के दौरान भंग किया जा सकता है। राज्यसभा के संबंध में यहाँ पर पूछा गया है। तो प्रश्न फुट में जाएगा, देख लेते हैं। 2-3 या 2-3-4, 1-2-3 या 1-2-3-4। तो इसमें सारे ही ऑप्शन आपके क्या जा रहे हैं? प्रस्ताव पारित करने के अंतर्गत ही जा रहे हैं सारे सभा के। ठीक है, चलिए यहाँ पर डिटेल है, ये पूरा राज्यसभा के बारे में, इसको पढ़ लीजिए। राज्यसभा से लोकसभा से प्रश्न जरूर बनेंगे। ठीक है, अच्छे से इनको पढ़ लीजिए। आगे आते हैं प्रश्न नंबर, राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन सही है? दोस्तों आज मैंने कहा था कि 51 कराएंगे, लेकिन तो 51 कराएंगे तो 2 घंटे की वीडियो बन जाएगी। मैं बहुत जल्दी करा भी रही हूँ, ज़्यादा इधर उधर की आपसे बातें भी नहीं कर रही हूँ, लेकिन तब भी मुझे लगता है वीडियो बहुत लेंथी चली जाएगी। तो हम ऐसा करते हैं, हमारे पास 102 है तो हम 30 के सेट बना लेते हैं, है ना। 35 के बना लेते हैं। ठीक है, तो आज 35 क्वेश्चंस आपके कराते हैं। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या जाएगा। इसका आंसर आपका क्वेश्चन है, राज्य के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, नहीं है पूछा है तो इसमें आपका ए जाएगा। केवल एक नहीं है, बाकी उन्होंने ये वाला दूसरा भी सही बताया कि राज्य और न्यायाधीशों की नियुक्ति की शक्ति प्राप्त है, उन्हें मृत्युदंड के मामले में समाधान की शक्ति प्राप्त है, उनके पास राजनयिक शक्तियां भी हैं। तो बाकी इसमें राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ये तीनों आपके सही जा रहे हैं। सॉरी, यहाँ पर एक सही है, उन्हें विधानसभा के भंग करने की शक्ति प्राप्त है, ये राष्ट्रपति की शक्तियां हैं नीचे। ठीक है, ये वाला गलत जा रहा है, ये वाले आपके सही जा रहे हैं, भंग करने की शक्ति है, सही है पूछा है, नहीं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं प्रश्न पर। यहाँ इसकी डिटेल है, इसको चेक कर लीजिए अच्छे से राज्यपाल के बारे में। ये प्रश्न मुझे लगता है रिपीट भी शायद हो चुका है आपका, ऊपर भी आया है ये, है ना। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर। राज्य का राज्यपाल, जब मैंने कहा था कि राज्यपाल के बारे में जरूर पढ़ लीजिए, नहीं वो दूसरा प्रश्न था, राज्यसभा का और राज्यपाल के बारे में जरूर पढ़िए, है ना। चलिए आगे आते हैं प्रश्न पर। लोकसभा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? अब देखिए, मैंने कहा था राज्यसभा पढ़ लीजिए, राज्यपाल पढ़ लीजिए, अब आ गई है लोकसभा। लोकसभा भी जरूर पढ़िए इसके बारे में। ठीक है, अब इसके संबंध में कौन सा कथन सही है, नहीं है, सही है, ये ध्यान से पढ़िए। संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या की सीमा तय की गई है। संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के सीमा और आकार निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट
ये किस में आता है पता है ना आपको? जो हम रिसर्च वाला पेपर तैयार करते हैं नेट का, वहाँ भी आता है। और आपके शोध से संबंधित प्रश्न आपके असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आएंगे। निर्वाचन प्रणाली अपनाई जाती है, पता है ना कहाँ कैसे होती है? ये वाली मतों के समान रहने की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष के पास निर्णायक मत नहीं होता है। तो 1 2 3 4 आपके सामने है। तो क्या देखना है इसमें? तो इस प्रश्न में हमें क्या देखना है? इस प्रश्न में हमें देखना है इस कथन में कौन सा कथन सही है। तो 1 2 3 4 कोड देखते हैं, चलिए चेक करते हैं। 1 3 1 2 3 1 2 4 1 2 3 4। तो इसमें जो आपका आंसर जा रहा है ए सही जा रहा है। 1 और 3 इसमें क्या है? सही जा रहे हैं। चलिए चेक करते हैं डिटेल। यहाँ पर पूरी देख लें कितने अच्छे से यहाँ पर आपको डिटेल दी गई है। देख लीजिए इसको सारा, इसमें अनुच्छेद कौन सा, संविधान, सब कुछ इसमें आपको बताया गया है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर। आपके प्रश्न नंबर 19 पर हम आ चुके हैं। एक राज्य के माध्यमिकता का कार्यकाल होता है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले आ जाए, या तो वो 6 वर्ष के हो जाए पहले या फिर 65 वर्ष के हो जाए। इनमें से दोनों से पहले कौन सा आ जाए वही निर्धारित नहीं है। तो इसमें कहा गया है कि एक राज्य के माध्यमिकता का कार्यकाल जो है निर्धारित नहीं होता है। यहाँ पर इसकी डिटेल है, देख लीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत राज्य के माध्यमिकता की व्यवस्था की गई है। संविधान के द्वारा माध्यमिकता के कार्यकाल के निश्चित नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त संविधान में उसे हटाने की व्यवस्था का भी वर्णन नहीं किया गया है। वह अपने पद पर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक बना रहता है। और ये प्रश्न भी बहुत बनता है माध्यमिकता से संबंधित। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर देखते हैं 20। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की लोकसभा में सीटों की संख्या सर्वाधिक है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। तो ये सभी को पता है कि सबसे ज़्यादा किस में है? ए महाराष्ट्र में कितनी संख्या है? चलिए देखते हैं। यहाँ पर बताई गई है सभी की। महाराष्ट्र की इतनी है लोकसभा में, राजस्थान की इतनी है, पश्चिम बंगाल की इतनी है। हालांकि लोकसभा की सर्वाधिक 80 सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। तो उत्तर प्रदेश की आप जरूर याद रखिएगा। उसके बाद सेकंड नंबर पर इनकी, लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश का नहीं ऑप्शन था, तो इसलिए यहाँ पर महाराष्ट्र के बारे में बता दिया गया, ज़्यादा है। और लेकिन प्रथम नंबर पर आपका उत्तर प्रदेश आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये प्रश्न 100% तो कोई भी नहीं बोल सकता, लेकिन 99 में बोलते हूँ कि आ सकता है एग्जाम में, याद रखिएगा। चलिए आगे आते हैं प्रश्न पर। जेंडर बजटिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह एक अलग बजट है जिसे महिलाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाता है। इसे महिलाओं पर सरकार के बजट का प्रभाव का मूल्यांकन किया जाता है, या फिर यह एक लेखा विधि कार्य है। यह कोई बजटिंग नवोन्मेष है। तो प्रश्न के कूट दिए गए हैं, देख लेते हैं कौन कौन से कूट यहाँ पर हैं। तो कूट पढ़ेंगे तो शायद टाइम और वेस्ट हो जाएगा, तो हम सीधा सीधा इसमें आंसर आपको बता दें तो चलेगा आपको या नहीं? तो इसका आंसर बता दें जल्दी से। तो इसका आंसर आपका जाएगा ए 2 और 4। ठीक है, प्रश्न को दोबारा देख लीजिए। यहाँ पर इसने कहा कौन से कथन सही हैं, तो 2 और 4 इसमें सही जा रहे हैं। बाकी यहाँ पर डिटेल है, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से और पढ़ लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करने के बजाय निम्नलिखित में से कौन सा सदाचरण पर्यंत पद पर रहता है? राज्य के राज्यपाल, भारत के महान्यायवादी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, या केंद्र शासित क्षेत्र का प्रशासक। तो यहाँ पर कूट है, देख लेते हैं। केंद्र शासित क्षेत्र का प्रशासक, या फिर ये सब तीनों देख लेते हैं। केवल एक, केवल तीन, केवल एक, तीन, या 3 4 सारे। तो प्रश्न का आंसर अगर आपने सोचा है कि कौन रहता है कौन नहीं, तो बी केवल 3, भारत के महान्यायवादी। चलिए इसका देखते हैं कूट क्या दिया गया है। इसमें आंसर दे दिया गया है और इसको देख लीजिए। चलिए यहाँ पर और भी डिटेल है इसकी, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से इसको रिवाइज कीजिए, अच्छे से इसको नोट डाउन कीजिए। ये प्रश्न कौन सा है भाई? यहाँ पर प्रश्न नहीं हट गया क्या ये? चलो इसका इंग्लिश वर्जन है यहाँ पर आपके सामने, हिंदी में इसकी बता देती हूँ। 23 की आपको हिंदी वर्जन इसका नहीं है यहाँ पर। तो ये प्रश्न आपका बन रहा है 23, निम्न में से कौन सा सामाजिक निकाय है? समझ में आता है ना किसको बोलते हैं? समाविधिक निकाय कौन कौन सी हैं? तो पहला है भारतीय निर्वाचन आयोग, फिर दूसरा है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC, या फिर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद
परिषद AICTE या फिर आपका राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्ययन परिषद NAAC। तो यहाँ पर इंग्लिश वर्जन है, साथ में आपको हिंदी मैंने बता दिया है। अब हमें इसमें देखना है कि कौन सी सांविधिक निकाय है। चलिए देखते हैं, कूट यहाँ पर दिए गए हैं 1 2 3 2 3 2 3 4 या फिर 2 और 4। तो इसका आंसर जाएगा आपका 2 3 4। ठीक है, ये सारे 2 3 4 जो हैं आपके सांविधिक निकाय हैं। 2 3 4 यहाँ पर फर्स्ट नहीं है, भारतीय निर्वाचन आयोग ये नहीं है, बाकी हैं। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न आपका क्या जा रहा है। यहाँ पर इसकी डिटेल है, आप इसको चेक कर सकते हैं। डिटेल इसकी हिंदी में आपको दी गई है। चलिए देखते हैं आगे प्रश्न 24। नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एक संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय है। यहाँ पर संवैधानिक है, ये संवैधानिक है। यह न संवैधानिक है ना ही सांविधिक है, यह एक चिंतन कोश थिंकर टैंक है। चलिए आगे देखते हैं इसके कूट क्या है। 1 4 या फिर 2 4, सीधा आंसर बता देते हैं। 3 और 4, ये 3 और 4 इसमें क्या जा रहे हैं आपके, क्या जा रहे हैं। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कौन से कथन नीति आयोग के संबंध में सही हैं। तो इसमें मैंने बताया 3 और 4, तो यह है न तो संवैधानिक निकाय है ना ही संवैधानिक निकाय है, यह एक चिंतन कोश थिंक टैंक है। चलिए आगे चलते हैं, इसकी डिटेल यहाँ पर इसको आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न हमेशा एग्जाम में बनता है, ये आपने भी काफ़ी एग्जाम में फेस किया होगा। और प्रश्न ये 100% पूछा जाता है, यहाँ पूछा जाए पता नहीं, लेकिन 100% हमेशा बनता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो इसमें आंसर जाएगा 42वें संशोधन के तहत। और इसके साथ और भी 2 शब्द यानी कि 3 शब्द थे जो जोड़े गए थे। यहाँ पर आपका डिटेल ये है, देख लीजिए। इसमें जो है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडतावाद भी जोड़ा गया। वहाँ से सिर्फ समाजवादी पूछा गया था, लेकिन 2 आपको और पता चल चुके हैं, इसको जरूर याद करिए। चलिए आगे चलते हैं 26 पर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। तो सीधा सीधा आपका आंसर पता चल रहा है। आर्थिक स्वतंत्रता का विचार की है, विचार प्रकट करने की है, विश्वास की स्वतंत्रता, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। चलिए डिटेल यहाँ पर है, चेक कर लीजिए। 27 देखते हैं क्वेश्चन। संविधान का एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है संविधान को। BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी, दीनदयाल उपाध्याय, मोहम्मद अली जिन्ना। तो 27 का अगर आपने सोचा है BR अम्बेडकर तो बिल्कुल सही, इन्होंने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। प्रश्न बहुत अच्छा है, जरूर नोट डाउन करें। यहाँ पर इसकी डिटेल है, इसको चेक कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है। ठीक है, देख लेते हैं। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम डॉक्टर कोहली, बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ यूपी, बॉम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, मलक सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। तो 28 का अगर आप सोच रहे हैं सी, बॉम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, तो बिल्कुल सही है। चलिए डिटेल चेक करते हैं इसकी। इन्होंने जो है इंडिया बॉम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उद्देशिका संविधान का विभिन्न अंग है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में भी अधिकांश न्यायाधीशों ने संविधान का भाग माना है। ठीक है, इसको बहुत से कहते हैं कि ये इसी का भाग है प्रस्तावना का, लेकिन बहुत से कहते हैं कि नहीं है, लेकिन माना जाता है ये। अगर कहीं पूछा है या नहीं तो आप हाँ में आंसर लगाइए। भारत के संविधान के उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, 99 में आप इसको रख सकते हैं। 2 3 1 4, तो 29 का आपका आंसर जाएगा 3। अब मैंने बताया भी था कौन कौन सी आपको न्याय की व्यवस्था है, यहाँ पर चेक कर सकते हैं। आपकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तीनों प्रकार की है। ठीक है, आगे आते हैं 29 पर। भारत के संविधान की उद्देशिका में ये हो चुका है। चलिए 30 देखते हैं। मौलिक अधिकार क्या है, ये सीधा सीधा आपको आंसर पता चल रहा है। वाद योग्य, अवाद योग्य नहीं, लचीला, कठोर, ये इसमें आएगा वाद योग्य। ठीक है, देखते हैं डिटेल इसकी। भारत संविधान के सामाजिक आर्थिक एजेंडे को साकारित करने के लिए वाद योग्य, अवाद योग्य दोनों तरह की व्यवस्थाएं समाहित है, जिसमें मौलिक अधिकार वाद योग्य है और नीति निर्देशक तत्व अवाद योग्य है। इन पर वाद नहीं किया जा सकता। ठीक है, इन पर कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तो ये अनुच्छेद 12 से 35, और ये जितने भी अधिकार हैं 12 से लेकर 35 तक, इनकी मैं शॉर्ट वीडियो आपको अपलोड करूंगी रात तक 10 बजे तक, तो इनको भी आप देख लीजिए।
यहाँ पर आपको एमसीक्यू बेस मिल रहा है, लेकिन इनकी शॉर्ट वीडियो जितने भी ये अधिकार हैं अनुच्छेद के तो वो मिल जाएंगे आपको। यहाँ पर ये आप 6 यहाँ पर मौलिक अधिकार हैं, लेकिन ये आपको पता है कि 12 से 35 तक हैं, लेकिन कौन कौन से हैं पूरी डिटेल आपको शॉर्ट वीडियो में मिल जाएगी, वन लाइनर में। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, जो है अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 16 से अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 17 से अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 18 से अनुच्छेद 21। तो क्या है स्वतंत्रता का अधिकार बताना है। 32 का अगर आंसर सोच रहे हैं, 19 से लेकर 22 तक तो बिल्कुल सही है, स्वतंत्रता का अधिकार इनमें से है। अब कौन से में आ रहा है, वो 20 में आ रहा है, 21 में आ रहा है, 22 में आ रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर डिटेल है, चेक कर सकते हैं। भाग 3 के तहत अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। इसमें क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के समय 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। अब आपको ये अभिव्यक्ति की तो पता चल गई, लेकिन 6 प्रकार की और कौन सी है ये नहीं पता चली है, तो इसकी शॉर्ट वीडियो जरूर देखिए, वहाँ आपको वन लाइनर में ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24। बहुत अच्छा प्रश्न है, बन सकता है 99 में इसके लेकर चलिए डिटेल यहाँ पर है। संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार, ठीक है, इसको जरूर पढ़ लीजिए, ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में बन सकता है। चलिए हम आते हैं 34 पर। 34 का आपका संविधान के प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। 14, 21, अनुच्छेद 17 या फिर 19। प्रश्न बहुत इजी है और ये प्रश्न आप कर सकते हैं आराम से। आंसर सी है इसका, देख लीजिए इसको। चलिए चलते हैं आगे। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। 19, 20 या 21 या 22। तो 35 का आंसर जाएगा ए, अनुच्छेद 19। ठीक है, ये अस्पृश्यता से संबंधित 17 है, जरूर याद कीजिए। ये प्रश्न जो मैंने आपको अभी लास्ट वाले 2 बताए हैं 34, 35, जरूर याद कीजिए, ये 100% पूछे जाते हैं, है ना। चलिए अब आते हैं आपके 36 पर। ये आपके लिए छोड़कर जाती हूँ, प्रश्न है आपके सामने और अनुच्छेद हैं आपके सामने, देख लीजिए कि ये वाला प्रश्न प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में जाता है। यहाँ पर इसकी डिटेल बाद में बताऊंगी। पहले अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 22, 19 या 21। तो सोच के इसके बताइए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या आपका निकल कर आ रहा है। और बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। मॉर्निंग में आपको 5 o'clock मॉर्निंग में, ठीक है, वीडियो अपलोड हो जाएगी। आगे के प्रश्न 52 तक या फिर 70 तक, 35 करा दिए, 70 तक के आपके मॉर्निंग में 5 o'clock तक आपको वीडियो मिल जाएगी और शॉर्ट वीडियो भी आप तक रात तक मिल जाएगी। 23 आज हो चुकी है, तो लगे रहिए हिंदी मिरर के साथ, बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। और सब्सक्राइब नहीं किया, लाल बटन नहीं दबाए तो दबा कर जाइए, बेल आइकन हिट करके जाइए और L+S तो करते रहिए, क्योंकि आपके लाइक और शेयर से दूसरे जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये कंटेंट पहुंचेगा और उनकी भी तैयारी अच्छे से होगी। और हिंदी मिरर के साथ अपना प्यार और साथ ऐसे ही बना के रखें और कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा शब्दों का जो है ध्यान रखें, करते हुए कमेंट जरूर करें, अच्छा लगता है, लेकिन शब्दों का थोड़ा सा ध्यान रखें। चलिए हिंदी मिरर के साथ अपना प्यार मैं इसलिए बोलती हूँ कि अपना प्यार जरूर बना के रखें, तो प्यार वाले ही शब्दों का इस्तेमाल भी करें।